नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज का यह वीडियो क्लास 12 जियोग्राफी के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 5 का पार्ट 2 है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 19 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के सॉल्यूशन को देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक का और सेट 5 का पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। 13 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालें। मतलब ठोस कचरों के द्वारा पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए बच्चों, ठोस अपशिष्ट भी प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। घरेलू, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था व औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक एवं या कार्बनिक पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। ठोस अपशिष्टों की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण शहरों व गांवों में भी पर्यावरण क्षरण एवं जन स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। मतलब ठोस अपशिष्ट, ठोस कचरों के द्वारा भी हमारे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और ये जन स्वास्थ्य यानी कि मानव स्वास्थ्य के लिए, लोगों की स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है प्यारे बच्चों, खतरा उत्पन्न भी कर रहा है। और देखिए इसमें आगे, ठोस अपशिष्ट मानव द्वारा उपयोग के बाद त्याग देने वाले ठोस तत्वों अथवा पदार्थों के ठोस अपशिष्ट कहते हैं। इसमें विविध प्रकार के डिब्बे, बोतल, कांच, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक सामान, राख, घरेलू कचरा, लोहा, लक्कड़ इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये सब आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ठोस कचरों यानी कि ठोस अपशिष्टों का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। तो किससे कहते हैं ठोस अपशिष्ट, आगे मैंने पढ़ा, उसके बाद इसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब देखते हैं ये किस प्रकार से पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ठोस अपशिष्ट तथा कचरों के समुचित संग्रह डंपिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक ना। स्थलों पर इनका इकट्ठा करना तथा इनका समुचित निपटाना सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के ठोस अपशिष्टों के दो प्रक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, पहला संग्रह, उसके बाद निस्तारण। देखिए प्यारे बच्चों, इन प्रक्रियाओं के साथ ठोस अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन में कभी कभी पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रमुख रूप से नगीनी तथा औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। मतलब देखा नहीं होगा आप लोगों ने, कोयला जल गया तो पोड़ा कोयला निकल गया प्यारे बच्चों, और कई बोतल आपका हो गया, प्लास्टिक का डंप हो गया प्यारे बच्चों। प्लास्टिक का जो सामान होता है, सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं और भी प्रकार का सामान होता है, शीशे कचरे हो गए, लोहा लुकड़ हो गए, तो इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको डंपिंग किया जाता है, उसके बाद इसको निस्तारण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए ठोस अपशिष्टों पदार्थ के प्रमुख स्रोत क्या है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। जो औद्योगिक से जो कचरे प्राप्त होते हैं वो इसका पहला स्रोत हो जाता है। औद्योगिक इकाई द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट त्यागे जाते हैं जो भूमि या मृदा प्रदूषण के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। हम लोगों ने पढ़ा था मृदा प्रदूषण किस प्रकार से होता है, कीटनाशकों के द्वारा होता ही होता है, पर शीशों के द्वारा होता है प्यारे बच्चों, तांबे के द्वारा होता है, शीशा के द्वारा होता है, और कई प्रकार से जो उस मृदा के लिए हानिकारक है प्यारे बच्चों, उसके पौष्टिक तत्व नहीं कर सकते, जो जरूरी तत्व होते हैं मृदा में फसल उत्पादन के लिए, उसको नष्ट कर देते हैं। वैसे क्या करते हैं, मृदा प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, जो आपके ठोस पदार्थ है प्यारे बच्चों, ठोस अपशिष्ट है, वो भी मृदा को प्रदूषित करते हैं, और ये औद्योगिक क्षेत्र से ही ज्यादा प्राप्त होते हैं, ज्यादा मतलब निकलते हैं, ठीक है ना। निकलने वाली, देखिए यहाँ पे चीनी कारखानों से व्यापक मात्रा में निकलने वाली खोई, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित राख, तांबा, एल्युमिनियम, प्रयागजन संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक रसायन प्रदूषण में काफी नुकसान पहुंचाता है। देखिए दूसरा इसका क्या स्रोत है, खनन अपशिष्ट। खनिजों के प्रति के दौरान काफी मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। खनिजों के प्रति के दौरान मतलब जब खनिज हम लोग निकालते हैं तो उससे क्या होता है, काफी मात्रा में कचरा निकलता है। डायरेक्ट खनिज तो नहीं निकल जाता है, डायरेक्ट आपका अगर कोई चीज लोह अयस्क निकाले तो उसमें क्या डायरेक्ट खल लोहे रहता है क्या, नहीं, उसमें कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, उसको मतलब एक विधि के द्वारा हम लोग साफ करते हैं, उससे अयस्क लोह अयस्क निकाल लेते हैं, लोह निकाल लेते हैं, और कचरा को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी काफी मात्रा में निकलता है। इससे मलबे का ढेर लग जाता है। परिवहन के समय भी खनिज युक्त मलबा यहाँ वहां फैलता है। खनन क्षेत्र में अपशिष्ट से निर्मित मलबे के बड़े बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार खनन के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले मशीन से उत्पन्न धुआं
पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भारत में डायरी कृषि यानी कि पशुपालन जो दूध उत्पादन होता है प्यारे बच्चों, तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसको यहाँ पे बताना है। तो ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर में आता है तब ज्यादा लिखेगा। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप लोग छोटा करके भी लिख सकते हैं। डेटा को छोटा नहीं करना है, अपने तरह से आप छोटा कर सकते हैं। जो आपको लगेगा कि ज्यादा लिख दिया गया है उसको आप लोग काट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भारत में डायरी कृषि को बढ़ावा देने के उपाय बताएं। देखिए प्यारे बच्चों, भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2010-11 में भारत कुल दूध उत्पादन कितना था, 12.18 करोड़ टन था प्यारे बच्चों। मतलब इतना भारत में दूध उत्पादन हुआ था कब, एक साल में 2010-11 में, ठीक है। उसके बाद देखिए योजना आयोग के अनुमान एवं सकल घरेलू उत्पादन में लगातार उच्च वृद्धि के कारण हुए सुधार के पश्चात संभावना है कि दूध मांग 2016-17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष लगभग 15.5 करोड़ टन तथा 2021-22 तक 20 करोड़ टन होगी। दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्ष में वार्षिक वृद्धि 4% से अधिक रखना आवश्यक है। तो ये डेटा है प्यारे बच्चों, किस प्रकार से 2020 तक कितना हो जाएगा, 22 तक कितना बढ़ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो अब आप लोग आगे देखिए, अतः प्रजनन एवं पोषण पर केंद्रित कार्यक्रम द्वारा वर्तमान में पशु झुंड की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके के से योजनाबद्ध बहराइच पहल आरंभ करना आवश्यक है। राष्ट्रीय डेयरी योजना की परिकल्पना 15 वर्षों की अवधि को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि एक अधिक उत्पादक पशु की उत्पादन करने में 3 से 5 वर्षों की अवधि अपेक्षाकृत होती है। अतः दूध उत्पादन वृद्धि के लिए प्रणाली को विकसित तथा विस्तार करने में इतना समय लगता है, 5 से लगता है, वही कितना समय लगता है, 3 से 5 वर्ष की अवधि अपेक्षित होती है और कितना समय लगता है वही बताया गया है, ठीक है ना। ज्यादा समझने में हार्ड नहीं है, कुछ आपको नहीं लिखना है, किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या जो इसके लिए परियोजनाएं है, किस प्रकार से दूध पहले उत्पादन होता है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण में जो मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, 6 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। तो ये योजना का क्या उद्देश्य होते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, दुधारू पशुओं के उत्पादक में वृद्धि की सहायता करना तथा इसके द्वारा दूध में तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि करना है, दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। और जो दूध उत्पादन में वृद्धि में क्या क्या सहायता करना पड़ सकता है, पूंजी देना, ये करना है प्यारे बच्चों, ताकि दूध उत्पादन की जो मांग है प्यारे बच्चों, दूध की मांग है उसको मेंटेन किया जा सके। देखिए ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध संसाधन क्षेत्र में बृहद पहुंच उपलब्ध करने की सहायता करना। तीसरा है राष्ट्रीय डेयरी योजना कार्यान्वित योजना में प्रीम चरण के भूयामी पहलों की श्रृंखला 2022-12-13 से शुरू होकर के 6 वर्ष की अवधि तक कार्यान्वित किया जाएगा, मतलब इसको कार्य किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का आपका प्रश्न है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मतलब प्रवास का अर्थ, मैंने आपको बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, प्रवास से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 नंबर आप लोग फिक्स कर लीजिए, ठीक है। प्रवास आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जनसंख्या वितरण अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, सारा एक ही है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रवास में हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि प्रवास किसे कहेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर धनबाद से अगर बम्बे जाकर रह रहा है, चाहे वो रोजगार के लिए रह रहा है, तो क्यों, आर्थिक कार्य के लिए रह रहा है, उसी को आर्थिक, जब पैसा का बात आ जाए तब आर्थिक कार्य को हम लोग कहते हैं ना, नहीं कहते कि हम लोगों का आर्थिक स्थिति अभी मेरा खराब है यार, नहीं कहते, बस किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी है अमेरिका की, तो वही आर्थिक, तो क्या कर रहे हैं, जब पैसा का बात आ जाए, ठीक ना, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, धनबाद से जा करके मुंबई में रह रहे प्यारे बच्चों, तो इसे क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। चाहे वह हमेशा के लिए बस गया हो या कुछ दिनों के लिए बस गया हो, तो इसके प्रमुख कारक हो सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक, उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये ग्रिड छोटे शहर से बड़ा शहर नहीं, अगर कोई मुंबई से अगर धनबाद आ जाता है तो इसको भी क्या कहेंगे प्रवास कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को दो तरह से हम लोग ले सकते हैं, अनुकूल कारक यानी कि बढ़िया कारक, जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं उसके लिए, और फिर हो जाता है आपका एक प्रतिकूल कारक। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे अनुकूल कारक। अनुकूल कारक क्या क्या हो सकते हैं, भूमि का आकर्षण,
कोई भी व्यक्ति भूमि के लिए क्या कर सकते हैं, प्रवास करते हैं। रोजगार के अवसर की उपलब्धता, तो देखिए क्या करते हैं, अनुकूल कारक में कोई भी व्यक्ति गांव से अगर कहीं खटने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है, तो क्यों जाता है, वो प्रतिकूल कारक अनुकूल कारक के लिए जाता है, तो क्यों जाता है, रोजगार के लिए ही जाता है प्यारे बच्चों। सी में आपका है, तीसरा है आमदनी के अच्छे अवसर, ठीक है ना, आमदनी के अच्छे अवसर के लिए, वही हो गया रोजगार के अवसर के लिए। चौथा है आपका दूसरे देश की आर्थिक संपन्नता तथा उच्च जीवन स्तर की रोजगार एवं नौकरी की उपलब्धता के लिए। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पढ़ लिख के लोग क्यों चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं काम करने के लिए। तो क्यों चले जाते हैं, क्योंकि अमेरिका आपका आर्थिक संपन्न देश है, वहां पे उच्च जीवन स्तर है और वहां पे अच्छी नौकरी मिल जाती है लोगों की, यहाँ से पढ़ लिख करके जाते हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं, इस वजह से वहां चले जाते हैं। तो ये सब आपका आर्थिक कारक था प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देखिए और है आपका खुली अर्थव्यवस्था के कारण भी, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं अनुकूल कारक, अब प्रतिकूल कारक को देखते हैं। तो आर्थिक कारक के वो अनुकूल कारक थे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं प्रतिकूल कारक को। तो देखिए प्यारे बच्चों, मतलब खराब कारक को, कोई भी व्यक्ति यहाँ से प्रवास कर रहा है तो उसका क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट था, तभी नहीं यहाँ से कोई प्रवास किया, तो वही इसी का उल्टा यहाँ पे है। देखिए जीविकोपार्जन के संसाधन के अभाव में मजदूरी का निम्न तथा मजदूरी का निम्न स्तर, एक कारण ये हो सकता है। रोजगार के अवसरों में कमी, तो यहां से हम लोग वहां पे जा रहे हैं तो इसका नेगेटिव कारण क्या है, क्या क्यों हम लोग यहाँ वहां पे जाकर के प्रवास कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से ये आपको देखना है, पैसे वाली दृष्टि से। तो क्यों यहाँ पे रोजगार अच्छे नहीं, इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, चले जाते हैं दूसरे शहर काम करने के लिए, ठीक ना। तो रोजगार के अवसर में कमी। तीसरा है निर्धनता एवं बेरोजगारी तथा निम्न जीवन स्तर, बेरोजगार होते हैं इस वजह से, निर्धन रहते हैं, पैसा नहीं रहता है इस वजह से, और निम्न जीवन स्तर है, सारा कुछ यहाँ पे आपका नहीं मिलता है सुविधाएं, इस वजह से। उसके बाद देखिए तो दूसरा आपका कारण क्या है, हम लोगों ने आर्थिक कारक देखा। अब देखिए जनसंख्या का बढ़ता दबाव के कारण भी, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो रहा है, इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। कुछ दिन बाद लोग तो मंगल ग्रह भी जाने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इलन मस्क का सपना है कि हम मंगल ग्रह में ही जाकर के मरेंगे। इलन मस्क को जानते हैं ना, एलन मस्क को, टेस्ला कंपनी के मालिक। उसके बाद आपका है उसका स्पेस एक्स, उसके बाद आपका जो स्टार लिंक है प्यारे बच्चों। कभी यूट्यूब में सर्च कीजिएगा एलन मस्क के बारे में, ठीक ना, एलन मस्क सर्च कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है अगर उसकी जिंदगी के बारे में आप लोग पढ़िएगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना। वो उसका डायरेक्ट कह रहा है कि हम लोगों को मंगल ग्रह में जाकर के बसाएंगे, तो उसके बारे में पढ़िएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए इसका है तीसरा कारण आताआस एवं संदेश वाहन की विकसित के साधन। चौथा है प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक, इसमें भी आपका अनुकूल आ सकता है और प्रतिकूल। तो क्या क्या अनुकूल कारक हो सकते हैं कि तबीयत खराब हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ये प्रतिकूल कारक हो गए। अनुकूल कारक ये हो सकते हैं प्यारे बच्चों, प्राकृतिक कारक में आपका जिस प्रकार से हम जलवायु चाहते हैं उस प्रकार से मिल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनुकूल कारक हो गए प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक में, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आ जाएगा आपका सामाजिक भेदभाव। उसके बाद आएगा सामाजिक रीतियों, विश्वासों या व्यवहारों के प्रति व्यतिरिक्त, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों सामाजिक भेदभाव में, कोई व्यक्ति छुआछूत यहाँ मानते हैं, उसको मान्यता नहीं दिया गया, भेदभाव के कारण क्या किए, वो प्रवास कर जाते हैं। सामाजिक रीतियों एवं विश्वासों व्यवहारों के प्रति विरिक्त। तीसरा है विवाह, लड़की प्रवास करती है, विवाह के लिए क्या करती है, लड़की प्रवास करती है, देखता हो यहाँ से वहां शादी हो गया तो वहां चले जाते हैं, तो ये प्रवास ही है एक तरह से, ठीक ना। उसके बाद देखिए शिक्षा तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाएं की वजह से। अब देखिए धार्मिक कारक में क्या पे धर्म स्थान, हज, प्रयाग, रोम, यरूशलेम, यहाँ पे क्या करते हैं, हज के लिए प्रयाग, ये आपका कोई भी धार्मिक स्थान के लिए जाते हैं ना प्यारे बच्चों, अब तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो आप 10 दिन के लिए जाइए, जो पूरी जिंदगी भर के लिए जाइए, क्या हो गया, प्रवास हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके प्रयाग यहाँ पे धार्मिक काल के लिए धर्म स्थान में प्रयाग, हज के लिए जाते हैं आप लोग, रोम जाते हैं, यरूशलेम जाते हैं, अपने विभिन्न धर्म के लोग। चौथा सातवां आपका है राजनीतिक कारक। देखिए युद्ध के लिए राजनीतिक कारक में क्या हो जाता है, युद्ध की वजह से लोग क्या करते हैं, युद्ध भी प्रभावित करता है और इसकी वजह से लोग प्रवास करते हैं। आप लोगों ने अभी यूक्रेन और रूस का मुद्दा को सुना होगा, तो वहां क्या हो रहा है, लोग यूक्रेन के लोग कहां भाग रहे हैं प्यारे बच्चों, वहां के पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, आपका और भी जो है माल्टोज, ये सब देश में क्या कर रहे हैं, वहां पे पोलैंड, ये सब देश में क्या कर रहे हैं, जाकर के वहां पे बस रहे, भाग रहे हैं, प्रवास करने, कुछ देने के लिए तो कर रहे हैं ना। तो ये राजनीतिक कारक में आपका युद्ध हो गया। जैसे बांग्लादेश के एक और एग्जांपल समझिए, बांग्लादेश के लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे हिंदू वहां पे लोग क्या है प्यारे बच्चों, वो धार्मिक स्थान में भी, धार्मिक कारक में भी आ जाएगा, तो राजनीतिक कारक में भी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है पाकिस्तान और भारत में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो वहां से क्या हो रहा है, हिंदुओं का प्रवास हो रहा है, और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, राजनीतिक कारण है, इस वजह से हिंदुओं को वहां से भगाया जा रहा है।
तो लोग क्या करें, वहां से प्रवास करें, भारत आ रहे हैं, अब तो दूसरे देश में जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पाकिस्तान से वही एग्जांपल दे दिया। अन्य कारक में क्या हो गया, नगरीय आकर्षक, मतलब शहर में हमें अच्छी सुविधा मिलेगी तो नगर की ओर लोग आकर्षक हो रहे, इस वजह से प्रवास कर रहे हैं। तो आपका इसी में बी में अन्य में है नौकरी एवं तबादले, मतलब किसी व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है तो किसी का ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, तो उस वजह से भी क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत में कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आप लोगों ने देखा होगा कि झरिया में कोयला बहुत ही ज्यादा पाया जा रहा है, तो इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोयला शक्ति सबसे महत्वपूर्ण साधन तथा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। इसका उत्पादन एवं उपयोग किसी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। यह अपनी 3 विशेषताओं अथा भाप बनाने जैसे बिजली बनता है तो किससे बनता है, एक यहाँ से इस तरह, यहाँ बहुत बड़ा भट्टी रहता है, क्या करता है, वो पानी को गर्म करता है, उसे भाप में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो भाप में परिवर्तित करता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो भाप क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर हो जाता है और वो क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं और उससे बिजली बनता है। तो भाप बनाने में, ताप प्रदान करने में एवं कठोर धातुओं को पिघलाने में के कारण वर्तमान औद्योगिक सभ्यता का आधार स्तंभ बन गया है। कोयले से प्राप्त शक्ति ऊर्जा खनिज तेल से प्राप्त की गई शक्ति से दुगनी होती है, मतलब जितना आप पेट्रोल खनिज तेल से प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों, उससे कोयला आपको दुगनी ऊर्जा देता है, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस से 5 गुनी, प्राकृतिक गैस से आपका 5 गुनी ज्यादा ऊर्जा देता है। जल विद्युत शक्ति से 8 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। इसमें स्टीम कोक अर्थात ताप ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत में अधिक कोयला उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उद्योग धंधों का विद्युत उत्पादन, 1/4 रेलवे में संचालन के अन्य कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहले आप लोगों ने सुना होगा प्यारे बच्चों कि ट्रेन कैसे चलता है, अभी तो आज बिजली से चल रहा है, पहले कोयला से ही चलता था, ठीक है ना। तो उसमें भी प्रयोग अभी भी कोयला से, अब उतना नहीं चलता है, लेकिन बिजली उत्पादन में करते हैं प्यारे बच्चों। 3/4 भाग का हम लोग क्या करते हैं, उद्योग धंधों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कोयला को काला हीरा भी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए संचित मात्रा में कोयल भंडारों की दृष्टि से भारत विश्व में 6ठा स्थान है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने कोयले की संचित राशि 250 अरब टन आकी है। लिग्नाइट भंडारण 24 अरब टन अनुमानित किया गया है। संपूर्ण कोयल भंडारों में 78.3% भाग दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि हमारे झारखंड में स्थित है प्यारे बच्चों। दामोदर घाटी में आपका आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा और उधर आपका बंगाल भी आ जाएगा, ठीक है, खाली झारखंड ही नहीं, और उड़ीसा का कुछ भाग आ जाता है इसी में, ठीक है, उड़ीसा का ज्यादा नहीं आता, कुछ भाग आ जाता है। तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में 78.3% कोयला पाया जाता है, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यों जरूरी है, उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा काम देता है। ये पानी आपका तापीय ऊर्जा से 3 गुना और पानी ऊर्जा से आपका 8 गुना ज्यादा देता है। विद्युत शक्ति से, जल विद्युत शक्ति से 8 गुना ज्यादा ऊर्जा देता है। इस वजह से इसका संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, जन्म दर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। 1000 पुरुषों की संख्या में, 1000 जनसंख्या में, पुरुषों नहीं महिला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1000 जनसंख्या में कितने बच्चे एक साल में जन्म लेते हैं प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और 1000 जनसंख्या में कितने लोग मरते हैं एक साल में, उसी को क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहते हैं। तो देखिए इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। एक तरफ आपका है जन्म दर और एक तरफ आपका है मृत्यु दर। पहला अंतर देखिए, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्ति पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। और वही इसका उल्टा है, 1000 व्यक्तियों में किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे। एक एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। किसी देश की जनसंख्या मान लेते हैं, किसी क्षेत्र की 1000 जनसंख्या है प्यारे बच्चों, और उसमें एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया, 50 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है ना। एक साल में 50 बच्चों ने अगर जन्म लिया प्यारे बच्चों, तो कहेंगे इसके इस क्षेत्र की जन्म दर क्या है, 50 है प्यारे बच्चों। कितना जन्म दर है, 50 है। और 50 लोग मरा तो कहेंगे 50 उसका मृत्यु दर है, ठीक है ना। वही यहां पे लिखा गया था। उसके बाद देखिए दूसरा, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। मतलब इससे क्या होगी, कम आदमी मरेंगे, ज्यादा जन्म लेंगे तो धनात्मक होगा ना, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वृद्धि दर इसे कहेंगे, ठीक है। उसमें देखिए, जब मृत्यु दर जन्म दर, ये क्या हो जाता बार बार यार,
जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। मतलब जब मृत्यु लोग ज्यादा मरने लगेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या ऋणात्मक में जाएगा ना। 1000 से मान कर चलते हैं 1000 जनसंख्या था, उनमें से क्या हुआ 85 व्यक्ति ने जन्म लिया और 75 व्यक्ति मर गए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितना हो गया, 50 जन्म लिया और 75 मर गए, तो 1000 में 25 तो कम हो गया ना। 25 1050 में 75 घटा देंगे कितना हो गया, 975 व्यक्ति हुए। तो 1000 में क्या हो 25 कम हो गया, तो ऋणात्मक हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो वही ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। और ज्यादा जन्म ले रहा है तो पॉजिटिव कहेंगे इसको, ठीक ना, धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। देखिए तीसरा है जन्म दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, जीवन स्तर, विवाह की आयु, उत्पादकता, शिक्षा का स्तर एवं सरकारी नीतियां। तो ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में था पर प्यारे बच्चों की जन्म दर को कौन कौन प्रभावित करते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। तो 3 नंबर में एक क्वेश्चन था, आप लोग उसे वहां पे मैंने डीपली बता दिया था। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल जीवन स्तर पर वहां पे क्या करना था, व्याख्या करना था। विवाह की आयु किस प्रकार से जन्म दर को प्रभावित करते हैं उस पर व्याख्या करना था, तो मैंने उसको व्याख्या कर दिया था। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखना है, तो क्वेश्चन के अनुसार ही आपको लिखना है, ठीक है ना। इसको देखिए मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या क्या है, शिक्षा का स्तर, चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में लोग ज्यादा मर जाते हैं, भोजन के अभाव में भी मर जाते हैं और निम्न जीवन स्तर के से ही लोग मर जाते हैं, ठीक है। चौथा देखिए जन्म दर की तीव्र गिरावट एवं मृत्यु दर की तीव्र वृद्धि होती है तो जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। मतलब जब जन्म दर बढ़ जाएगा, जन्म दर मतलब कम हो जाएगा, मतलब तेजी से जन्म दर क्या होगा, गिर जाएगा, कम बच्चे जन्म लेंगे और ज्यादा लोग मरेंगे तो क्या होगी, जीवन प्रत्याशा में गिरावट आएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं किसी क्षेत्र में 5 लाख जनसंख्या में मरने वालों की संख्या 50,000 है, ठीक है ना, 50,000 है प्यारे बच्चों, तो कितना उसका मृत्यु दर है 10 है। मतलब क्या हो रहा है 5 लाख में 5,000 मर रहे प्यारे बच्चों, 50,000 नहीं 5,000 मर रहे, तो कितनी हो जाएगी मृत्यु दर, उसका 10 हो जाएगा। कि गणना करते समय मृत्यु दर की गणना करते समय संख्या में सम्मिलित किया जाता है, परंतु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर की भिन्नता पाई जाती है, इसलिए मृत्यु दर कहते हैं। तो ये क्या था, ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख दिया प्यारे बच्चों, यहीं तक आपका एग्जाम्पल होता है इसका, ये इसका हो जाएगा, ठीक ना। ये चौथा पॉइंट का हो जाएगा। विकासशील देशों में अशोधित जन्म दर हो गया अधिक है, ठीक है, दर नहीं दर होगा अधिक है, और विकसित देशों में अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। विकसित देशों में जन्म दर कम क्यों है प्यारे बच्चों, वहां पे उन लोग समझते हैं परिवार नियोजन की बात को, वहां पे समझते हैं अरे यार ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो ज्यादा खर्च भी होगा, तो उस प्रकार से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे, खर्च होगा, रोजगार क्या होगी, उससे पॉपुलेशन बढ़ेगा और काफी दिक्कतें होती है बच्चे पालने में, ठीक ना। तो शिक्षित लोग देखिएगा जो आपके पढ़े लिखे होंगे उसके कम बच्चे होंगे, जो अनपढ़ होंगे उसके ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यही आपका 6, 5, 6 छठा 7वां 8वां पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आप लोग समझ जाइएगा, इससे आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर का, मानव स्वास्थ्य पर होने वाली जल प्रदूषण का वर्णन करें। तो बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए बढ़ती मांग और विलासिता जीवन की प्रतियोगिता के कारण जल प्रदूषण पूरे विश्व के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ मांग बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मांग बढ़ रहा है, और विलासिता जीवन, महंगी जीवन प्यारे बच्चों, जीवन तो महंगा है ना, कि प्रतियोगिता के कारण जल प्रदूषण विश्व में बढ़ रहा है, सभी लोग जल प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है। कई सारी मानव क्रियाकलापों से उत्पादित कचरे पर पूरे पानी को खराब करता है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। ऐसे प्रदूषक जल की भौतिक, रासायनिक, धर्म और जैव रासायनिक विशेषताओं को कम करते हैं। कचरे से क्या हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहा है मतलब वहां पे जल प्रदूषण हो रहा है। और पानी के बाहर के साथ पानी के अंदर के जीवन की बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। मतलब पानी के अंदर का जीवन मतलब हो गया जीव जंतुओं के रहने वाले जीवन को, और बाहर मतलब हम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित कर रहे हैं। जब हम प्रदूषित पानी पीते हैं, खतरनाक रसायन दूसरे प्रदूषक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शरीर के सभी अंगों को कार्यों को बिगाड़ देते हैं और हमारा जीवन खतरे में डाल देता है। ऐसे खतरनाक रासायनिक पशु एवं पौधों के से जीवन के भी बुरी प्रभाव पड़ता है। मतलब जो वहां पे मछली पानी जलीय जीव है प्यारे बच्चों, तो जो इस पानी को पीते हैं, तो पेड़ पौधों को भी इससे काफी बुरी तरह से इससे प्रभावित होते हैं। जब पौधे अपनी जड़ों के द्वारा गंदे पानी को सोखते हैं तो वो बढ़ना बंद कर देते हैं। देखिए जो आपका नली नालों में जो पौधे होंगे प्यारे बच्चों वो कम बढ़ेंगे, ठीक है ना। जहां पे पानी जम गया, जहां पे कचरा पानी है, वहां पे पेड़ पौधे कम बढ़ते हैं, इसका कारण यही है। और सूख जाते हैं। जहाजों और उद्योगों के छलकते तेल
के वजह से हजारों समुद्री पक्षी मर जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि तेल का टैंकर वहां पे लीक हो गया है पर समुद्र में, तो उससे क्या होता है, समुद्र के जीवों को भी हानि होता है। तो खाद्य कीटनाशकों के कृषि उपयोगों के बाहर जाने वाले रसायनों के कारण उच्च स्तरीय जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण की मात्रा के प्रकार आधार पर जल प्रदूषण के प्रभाव जगह के अनुसार बदलता है। पीने का पानी में गिरावट को रोकने के लिए तुरंत एक बचाव तरीके की जरूरत है जो धरती पर रह रहे हर एक व्यक्ति को की समझ और सहायता के द्वारा संभव हो सकता है। मतलब हम ही लोग की सहायता को हम ही लोग समझेंगे, जल प्रदूषण नहीं करेंगे तभी यह समस्या से निपटा जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अधिकतर तो जल प्रदूषण किससे होता है, लोगों के द्वारा ही हो रहा है। जितने भी फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं सारे कचरा क्या कर रहे हैं, गंगा यमुना नदी में बहा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। इस वजह से जल प्रदूषण हो रहा है और इससे काफी तरह से लोगों की मानव को बीमारियां भी हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर का आपका मानचित्र का प्रश्न है। जो यहाँ पे सूती उद्योग केंद्र दिए हुए उसको यहाँ पे नीचे आपका भारत का मानचित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं उस मानचित्र को दिखाऊंगा और वहां पे आपको दर्शाना है कि ये शहर जो दिए हुए मुंबई अहमदाबाद वो किस स्थान पर भारत के मानचित्र में स्थित है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो शहर है मुंबई, तो मुंबई कौन से स्टेट में है तभी तो हम लोग दर्शा सकेंगे। तो मुंबई आपका कहाँ पे, आप नोट डाउन कीजिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में मुंबई है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है प्यारे बच्चों, गुजरात में। कहाँ पे अहमदाबाद आपका, गुजरात में। ठीक है, लिखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखने भूल गया, गुजरात में, इसी तरह से लिखते हैं ना, हाँ गुजरात में। उसके बाद कानपुर, इस कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर आपको सूती कपड़े उद्योग के लिए आपका फेमस है ना प्यारे बच्चों। मैनचेस्टर कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है। तो ये मैनचेस्टर प्यारे बच्चों आपको लिखना है, मैनचेस्टर ये सॉरी कानपुर कहाँ पे है, तो ये कानपुर को आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कौन से राज्य में स्थित है, पहले वो आपको जानना पड़ेगा। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, यूपी में। ये सूरत कहाँ पे है, आपके घर गांव के लोग भी काम करने के लिए सूरत जाते होंगे, तो सूरत कहाँ पे है, ये भी आपका कहां पे है, गुजरात में। सूरत गुजरात में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे आपका कोलकाता, तो ये तो कोलकाता घर एक दोहरी तरह है, वेस्ट बंगाल। कहां पे, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो देखिए कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, सूरत आपका गुजरात में स्थित है, कानपुर आपका यूपी में स्थित है। देखिए एक है कानपुर, एक है नागपुर। तो नागपुर आपका, देखिए ध्यान से सुनिए, नागपुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है, कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, अहमदाबाद आपका गुजरात में स्थित है, मुंबई आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए मैप में आपको मैं दिखाता हूं कहां कहां ये है। ये आपका भारत का मैप है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं तो सारा स्टेट को नहीं देखते, जो जो स्टेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो जगह दिया हुआ है और वह जगह कौन से स्टेट में है पहले उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो कम है आपका क्या था प्यारे बच्चों, मुंबई। तो यहाँ पे महाराष्ट्र खोजना पड़ेगा आपको। पहले देखिए महाराष्ट्र है कहाँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, आपका महाराष्ट्र है। और ये आप लोगों को ये क्या है, समुद्र है, ये तटीय रेखा को दिखा रहा है, ठीक ना। तो हम लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई कहाँ, समुद्र के किनारे है। तो मतलब ये जरूरी हुआ कि ये तो महाराष्ट्र हो गया, लेकिन इसमें भी किधर होगा, इसमें भी आपका समुद्र के किनारे ही होगा। तो समुद्र के किनारे कहाँ पे है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है मुंबई। तो कम में था मुंबई, तो मुंबई यदि यहाँ पे है आप लोग दर्शा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मुंबई है, क्लियर है। अब आपका दूसरा में क्या था प्यारे बच्चों, अहमदाबाद। अहमदाबाद और यहाँ पे सूरत दोनों एक साथ हम लोग दर्शा लेते हैं। तो ख नंबर में अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ बताया आपको मैंने, गुजरात में। तो ये भी आपका ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका गुजरात है। तो अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद आपका यहाँ पे है प्यारे बच्चों, कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ख नंबर यहाँ पे दे देता हूं मैं, अहमदाबाद आपका यहाँ पे है। और सूरत कहाँ पे है, सूरत आपका यहाँ पे है प्यारे बच्चों। ये गुजरात के अंदर ही सूरत आपका यहाँ पे है, समझ लीजिए। ये आपका गुजरात है प्यारे बच्चों, अहमदाबाद आपका यहाँ पे है और सूरत आपका यहाँ पे है, ठीक है। सूरत आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका अहमदाबाद है, ठीक है, क्लियर है, देख लिए। उसके बाद देखिए तीसरा, फिर उसके बाद क्या था प्यारे बच्चों, कानपुर। कानपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को खोजना पड़ेगा। ये आपका है उत्तर प्रदेश, ये आपका है उत्तर प्रदेश। तो इतना बड़ा में कहाँ है वो हो तो जानना पड़ेगा ना। तो इतना बड़ा में कानपुर कहाँ है, अरे यहाँ है कानपुर, कहाँ पे है, यहाँ है। ग नंबर दे दिए, ग नंबर का था ना इसीलिए। तो कानपुर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। आप लोग कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ये आपका उत्तर प्रदेश का है प्यारे बच्चों। ये आपका झारखंड है, ये जो देख रहे हैं मैप, ये मैप ये आपका झारखंड है, ठीक है ना, क्लियर है। अब आपका लास्ट में था आपका 1 नंबर में था, लास्ट में आपका था 5वां नंबर कोलकाता। तो कोलकाता कहाँ पे है, घर एक दूरी जगह है, ये आपका पश्चिम बंगाल है,
तो पश्चिम बंगाल में आपका है कोलकाता। तो यहाँ पे आपका कोलकाता कहाँ पे है वो दिखाना है। तो यहाँ पे है आपका कोलकाता, कहाँ पे है, अरे यहाँ पे हुआ नंबर दे दिए, अरे यहाँ पे है कोलकाता, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, झारखंड है प्यारे, ये बिहार है, ये यूपी है, ये एमपी है, ये गुजरात है प्यारे बच्चों, ये राजस्थान है, और ये आपका क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और ये आपका केरल है प्यारे बच्चों। एक मैप का अलग वीडियो आएगा, सारा बता दिए। तो आप लोगों ने वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए कौन सा स्टेट में कहाँ पे है और कहाँ पे मैंने दर्शाया, ठीक है। वीडियो को स्किप कीजिए, इधर इधर वाला टिपिए, दो बार इधर वाला टिपिए, पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका सेट खत्म हो गया, पूरे 5 सेट। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, कल या तो परसों से डेली शाम को आएंगे 7 बजे, टाइम 7 बजे ही रहने वाला है। उस समय क्या करेंगे, हम लोग डेली लाइव प्रैक्टिस करेंगे टर्म 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।